नमस्कार साथियों, मैं अमरीश पिवाल आप सभी का आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की जो तैयारियां हैं वो काफी बेहतरीन चल रही होंगी। तो हम लोग इन तैयारियों को और बेहतरीन बनाने के लिए कर रहे हैं कक्षा 9 की वन शॉट सीरीज। और वन शॉट की सीरीज में आज हम लोग लेकर के आए हैं अर्थशास्त्र का अध्याय 4, भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। कक्षा 9 का वन शॉट है, अर्थशास्त्र का वन शॉट है और गजब का ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला ये वन शॉट है। इसके डिटेल लेक्चर्स यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, इसके डिटेल लेक्चर्स एप्लीकेशन पर भी अवेलेबल है। आप जहां से देखना चाहे वहां से देखिएगा और उन लेक्चर्स पे और विस्तार से पढ़ा है, परंतु आज यहां पर भी हर कॉन्सेप्ट को बड़ी बारीकी से क्लियर करा गया है। और लास्ट चैप्टर हमने पढ़ा था निर्धनता, गरीबी। गरीबी एक बड़ा दुख है साहब, गरीबी बड़ा दुख है। और उस गरीबी में अगर रोटी मिल जाए तो गरीबी थोड़ी कम हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो इसलिए ये चैप्टर है रोटी के बारे में है, ये चैप्टर गरीब को 2 वक्त का खाना मिल जाए उसके बारे में है। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को। और इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है, ये अध्याय बड़ा ही छोटा है, इस अध्याय में ज्यादा नहीं है। जो मेन टॉपिक्स हैं जो इस वन शॉट में कवर करने चाहिए हम वो कर रहे हैं। तो सबसे पहला है भाई खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा होती क्या है, मतलब क्या है फूड सिक्योरिटी का, ठीक है, क्या है फूड सिक्योरिटी। फिर दूसरी बात है खाद्य सुरक्षा क्यों, ठीक है, हमें क्यों करने की जरूरत है खाद्य की सुरक्षा। और फिर भारत में खाद्य सुरक्षा की क्या हालात हैं, ये सब कुछ। इसके अलावा हम और भी काफी चीजें पढ़ेंगे। हम वैश्विक परिस्थितियां देखेंगे, विश्व में क्या स्थितियां, इन सबको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। खाद्य सुरक्षा या जिसे हम लोग कहते हैं फूड सिक्योरिटी। ठीक है, अब फूड सिक्योरिटी का मतलब यह है कि जो खाने पीने का सामान है, खाने पीने का सामान का मतलब गेहूं, चावल, अनाज, ये सब कुछ क्या हो, इनकी सुरक्षा हो, ये हमारे पास होना चाहिए। अब ये बात आई क्यों, खाद्य सुरक्षा का मुद्दा क्यों आता है, वो पहले चर्चा करेंगे। उससे पहले हम ये चर्चा करते हैं कि लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा, हमने निर्धनता के बारे में पढ़ा, हमने गरीबी के बारे में पढ़ा। हमने ये देखा कि करीबन 22% जो आबादी होती है वो भारत की गरीब है, ठीक है। 22% के करीबन जो लोग हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं। हमने निर्धनता रेखा की बात करी, हमने निर्धनता की बात करी। हम ये चाहते हैं कि सबसे जो मूलभूत आवश्यकता है व्यक्ति की, वो रोटी, कपड़ा, मकान है। मतलब उसको 2 वक्त का खाना मिले, उसको तन ढकने के लिए कपड़े मिले और सर ढकने के लिए छत मिल जाए, मकान मिल जाए, ये बहुत है। ये रोटी, कपड़ा, मकान मिलना बड़ा ही आवश्यक है। और उसमें जो सबसे पहली बात है रोटी, मतलब 2 वक्त का खाना मिलना बड़ा जरूरी है। हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को वो 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है। तो अब ये चैप्टर पिछले वाले से थोड़ा सा लिंक करके देखिए कि अगर खाना किसको नहीं मिल पा रहा है, क्या अमीरों के घर में खाना नहीं, अमीरों के घर में तो है। तो ये खाना किसको चाहिए, गरीबों को चाहिए। तो ये खाना किसके लिए बचाना है, किसके लिए सुरक्षा करनी है, हमें गरीबों के लिए करनी है। तो निर्धनता हमने पहले पढ़ा, फिर खाद्य सुरक्षा पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें खाद्य की सुरक्षा करना, फूड की सिक्योरिटी करना बड़ा जरूरी है। अब ये बात आती क्यों है वो भी समझिए। आप लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपन लोग, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्केर्सिटी। क्या कहा जाता है, स्केर्सिटी। और इसका मतलब होता है बेटा कमी, ठीक है। स्केर्सिटी या कमी। कमी का अर्थ क्या है, कैसे आप कहोगे कमी। जैसे आपने कहा कि खून की कमी है मुझ में, जैसे कोई व्यक्ति कहता है मेरे में खून की कमी है, कोई कहता है मेरे में विटामिन की कमी है, कोई कहता है मेरे में कैल्शियम की कमी है, कोई कहता है देश में, पूरे विश्व में पानी की कमी है। आप कमी को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे बताओगे कमी है। तो हम एक सीधा सा फॉर्मूला लगाते हैं, हम कहते हैं डिमांड, जिसको हिंदी में, शुद्ध हिंदी में मांग कहा जाता है। और फिर हम कहते हैं सप्लाई, जिसका मतलब होता है बेटा पूर्ति। जब डिमांड ज्यादा हो, ठीक है, डिमांड ज्यादा हो, मांग ज्यादा हो, सप्लाई कम हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, इस चीज की कमी है। जैसे कहा गया कि एक वयस्क, एक एडल्ट व्यक्ति के शरीर में 14 पॉइंट जो खून है वो होना चाहिए, 14 ग्राम जो खून है वो होना चाहिए। अब मान लीजिए मुझ में 12 है तो मैं कहूंगा खून की कमी है। चाहिए कितना, 14, पर है कितना, 12, ठीक है। जैसे मान लीजिए मार्केट है, मार्केट में 100 लोग कह रहे हैं मुझे ये वस्तु चाहिए, ये वस्तु चाहिए, पर मार्केट में कितनी वस्तु है, 80 ही वस्तु है। तो हम क्या कहेंगे, इस वस्तु की कमी है, क्योंकि सप्लाई कितने की हुई, 80 की हुई, और चाहने वाले कितने हैं, 100 है। तो डिमांड 100 की है और सप्लाई 80 की है, तो हम क्या कहेंगे, इस वस्तु की कमी है। पानी हर व्यक्ति को चाहिए, परंतु उतना पानी नहीं है, तब हम लोग क्या कहते हैं, उसकी कमी है। मतलब जब मांग ज्यादा हो जाए और सप्लाई पूर्ति कम हो, तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं कि एक कमी है, ये स्केर्सिटी है, ठीक है। अब बहुत सी बार जो गरीब लोग होते हैं
उनके लिए बेचारों के लिए खाने की कमी है, उनको 2 वक्त का भी खाना नहीं मिल पाता। अब ये खाने की कमी क्यों है? क्या सच में हमारे पास इतना अनाज नहीं है? क्या सच में हमारे पास इतना खाने पीने के सामान नहीं है? और वो स्टोर भी है, सरकार के गोदामों में स्टोर भी हैं और वो खराब भी हो जाते हैं, सरकार बांट भी रही है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश भी कर रही है, पर उसके अलावा कुछ हमें भी अपने स्तर पे काम करना चाहिए। जैसा कि फॉर एग्जांपल, एक तो हमें कभी भी जो खाना है वो खराब नहीं छोड़ना चाहिए। हम शादियों में जाते हैं, शादियों में हम क्या करते हैं, ये एक प्लेट ली साहब, और प्लेट लेकर के क्या करा, पूरी प्लेट को भर लिया। यहाँ पे दही बड़े रख लिए, यहाँ पे पनीर की सब्जी डाल ली, यहाँ पे गुलाब जामुन भी रख लिया, यहाँ पे केसर बट्टी भी रख ली, यहाँ पे 2 बर्फी भी रख ली, यहाँ 2 नान भी रख ली, 3 पूड़ी भी रख ली, ऐसा कर लिया। अब भर ली प्लेट को। अब पता चला यार मैं तो 2 नान खाते बस पेट भर गया, बाकी का बाकी कचरे में। तो हमने क्या करा, खराब करा। कमी नहीं थी पर हमने क्या कर दिया, खराब कर दिया। तो वो खराब नहीं होना चाहिए। अब एक एक व्यक्ति को तो अपन ऐसे समझा नहीं सकते, ये तो हमारा खुद का सेंस है कि साहब हम खाने को खराब ना करें। ये देखिए, धार्मिक रूप से भी अच्छी बात नहीं है खाने को खराब करना, और नैतिक रूप से भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि हम खाने को खराब छोड़ें, या क्योंकि जो खाना हम छोड़ रहे हैं ना, हो सकता है उस खाने से किसी व्यक्ति की भूख मिट जाए, उस खाने से वो खाना किसी व्यक्ति को नहीं मिलता होगा, तो सोचिए कि वो खाना किसी को मिले। तो इसलिए सरकार ये सोचती है कि हम खाद्य की सुरक्षा करें, हमारे पास जो खाने पीने का सामान उसकी सुरक्षा करी जाए और वो समय समय पर गरीबों को बांट दिया जाए। तो खाद्य सुरक्षा सीधा सा मतलब क्या है, जो हमारे पास खाने पीने के सामान है, हमारे पास गेहूं है, हमारे पास चावल है, हमारे जो अनाज है उसकी सुरक्षा कराई जाए, उसको बचा करके रखा जाए, और जब जिन व्यक्तियों को जरूरत हो उनको क्या किया जाए, दिया जाए, कम दामों पर, कम रेट पर उनको सौंपा जाए। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता हो। देखिए, पहुंच हो और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य हो, इन बातों को ध्यान दीजिएगा। उपलब्धता हो, पहुंच हो और सामर्थ्य हो। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ क्या है? फूड सिक्योरिटी को अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या कहेंगे, हम कहेंगे सभी लोगों के लिए, सभी लोग मतलब देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी लोगों के लिए भोजन की सदैव उपलब्धता हो, मतलब हमेशा उनके पास भोजन हो, उनको 2 वक्त का खाना मिलना ही चाहिए। अब भोजन की उपलब्धता होने का मतलब यह है कि जो देश की सरकार है उसके पास क्या इतना राशन है, क्या इतना गेहूं है, इतना चावल है कि वो पूरे देश के लोगों की 2 वक्त की भूख को मिटा सके। तो उपलब्धता होना। खाद्य सुरक्षा का मतलब क्या है कि पूरे देश के लोगों के लिए भोजन उपलब्ध हो, मतलब देश की सरकार के पास इतना अनाज, इतना गेहूं होना चाहिए कि वो 2 वक्त की पूरे देश के लोगों की भूख मिटा सके। उपलब्ध है मतलब ठीक है। इसके अलावा पहुंच हो। पहुंच का मतलब क्या है, हाँ सरकार के गोदामों में होगा, भाई आज 130 करोड़ की आबादी है, सरकार के पास 140 करोड़ लोगों को खिलाने के लिए होगा, बिल्कुल नो डाउट, पर वो पहुंच भी होना चाहिए, वो लोगों तक पहुंचना भी चाहिए। सच में जिन लोगों को चाहिए उन लोगों तक वो पहुंचना भी चाहिए, तो पहुंच भी जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है सामर्थ्य, ठीक है, लोगों का सामर्थ्य, मतलब लोगों को भोजन को, खाद्य को खरीदने के लिए अपने पास क्या है, इतना पैसा भी होना चाहिए, इतने कैपेबल भी होने चाहिए कि वो खा सके, उसको खरीद सके, ठीक है, क्योंकि हम खरीदेंगे तभी हम लोग खा पाएंगे। तो देश में उपलब्धता हो मतलब देश की सरकारों के पास कितना अनाज है, लोगों तक क्या सारे जो संसाधन है, ये सारे जो खाद्य है वो पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है, और क्या लोगों के पास खरीदने का पैसा है या नहीं है, ये तीनों होते हैं तब हम कहते हैं कि हाँ भाई खाद्य सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी है। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर करती है। अब खाद्य सुरक्षा किस पर निर्भर करती है? सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या कहा जाता है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। शॉर्ट में हम इसको क्या कहेंगे? पीडीएस कहेंगे। क्या कहेंगे? पीडीएस कहेंगे, ठीक है। इसके बारे में हम अभी आज के पूरे लेक्चर में पढ़ेंगे आगे, चिंता मत करिए, बड़ा है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शासकीय सतर्कता का मतलब क्या होता है? जो शासन है, प्रशासन है, वो सतर्क रहे, एक्टिव रहे कि भाई सच में खाद्य सुरक्षा है या नहीं है, कितने लोगों के तक का खाना भी हमारे पास है, कितने लोगों तक का नहीं है, ये सब कुछ। और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर करता है। और खाद्य सुरक्षा को लेकर के कोई खतरा हो, क्या भाई अब हमारे पास खाने पीने को कम सामान होता जा रहा है, और फिर सरकार क्या कार्रवाई करती है, इन सब पर निर्भर करती है खाद्य सुरक्षा। ये मैंने तस्वीर दिखाई है कि किस प्रकार से गेहूं पड़ा है, ठीक है, ये सब कुछ। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित 3 आयाम है। कितने आयाम है? 3 आयाम है। 3 बातों पे गौर करना है। सबसे पहला बोला गया खाद्य उपलब्धता, जो हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी थी। कौन सी डेफिनेशन? ये वाली जो डेफिनेशन है, इस वाली परिभाषा में हमने 3 शब्दों को अंडरलाइन करा, उपलब्धता, पहुंच और सामर्थ्य। बस यही 3 आयाम है खाद्य सुरक्षा के। इन 3 बातों पर ध्यान कर लोगे मतलब खाद्य सुरक्षा है। तो खाद्य उपलब्धता का मतलब क्या है? फूड अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि देश में खाद्य उत्पादन,
खाद आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। मतलब जो हमारे पिछले वर्ष में हमारे पास कितना स्टॉक है, मतलब हमारे देश के सरकार के गोदामों में कितना रखा हुआ, कहां से कि कितने देश में कितना उत्पादन हुआ, खाद का उत्पादन देश में हो, देश में कम हुआ है तो हम क्या करेंगे, आयात करेंगे, हम बाहर से मंगवाएंगे। और इसके अलावा सरकार के पास कितना रखा हुआ है, ठीक है, जैसे मान लीजिए भाई देश में इतना उत्पादन हुआ है, ठीक है, सरकार के गोदामों में इतना रखा हुआ है। अब सरकार के गोदामों में कहां से आ रहा है, जो किसान उगा रहा है वही सरकार खरीद के अपने गोदामों में रखती है, जिससे कि गरीबों को बांट सके, भूकंप आ जाए तब बांट सके, सुनामी आ जाए तब बांट सके। देश में कितना खाद उत्पादन हो रहा है वो और कम पड़ रहा है तो हमें आयात करें, तो ये सब कुछ क्या कहलाएगा, हमारी खाद उपलब्धता कहलाएगी। सीधा सा हम कह सकते हैं कि टोटल देश में अब भी कितना खाद उपलब्ध है, मतलब कितना फूड अवेलेबल है, कितने किलो कितने टन में गेहूं अभी भारत में अवेलेबल है, कितने टन में चावल अवेलेबल है, कितने टन में दाल अवेलेबल है, ये खाद उपलब्धता हमारी होती है। फिर दूसरा शब्द है पहुंच। खाद प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति को मिलता रहे। देखिए उपलब्ध होना ही सब कुछ नहीं है, वो पहुंचना भी चाहिए, वहां तक पहुंच भी उसकी होनी चाहिए जहां तक उसको पहुंचना है। जो गेहूं अनाज है हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर लोगों तक पहुंचे। कोरोना के दौर में हम लोगों ने देखा कि बहुत से लोग आटे के जो कट्टे हैं वो बांट रहे हैं, दालों के पैकेट दे रहे हैं और दे रहे हैं। कुछ लोगों ने बहुत अच्छा काम करा, सच में उन लोगों तक पहुंचाया जहां तक उनको जरूरत थी, जो गरीब थे, सच में उनको कोरोना में खाना नहीं मिल रहा था, वहां तक पहुंचा। पर कुछ लोगों ने क्या करा, कुछ खास जानकार लोगों को ये लो, ये आटे का 5 किलो का कट्टा दिया है, 2 किलो दाल का पैकेट दिया है, अपनी 3-4 बढ़िया सी फोटो खिंचवा ली, फेसबुक पे डाल दी, सोशल मीडिया पे डाल दी, और अगली बार किसी न किसी चुनाव में नेताजी बनकर के खड़े हो जाएंगे कि साहब इस बार ये सरपंच के चुनाव है, पार्षद के चुनाव है, पंच के चुनाव है, इनमें हमें जिताइएगा, देखिए मैंने आटे के कट्टे उस समय बांटे थे। दिखावा नहीं, ठीक है। तो वो पहुंच भी होनी चाहिए कि हाँ भाई लोगों तक, जिनको सच में जरूरत है उन लोगों तक पहुंचे, चाहे सरकार पहुंचा रही हो चाहे कोई व्यक्ति हो, तो लोगों तक पहुंच होनी चाहिए कि वो जो खाना है वो सब तक पहुंचे। तीसरा है सामर्थ्य, कैपेसिटी आप कह सकते हैं। लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोगों को अपने खाने की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए और एक पौष्टिक और अच्छा आहार वाला जो भोजन है खरीदने के लिए उनके पास धन की उपलब्धि हो। धन होगा तो अच्छे से अच्छा भोजन खरीद करके खा लेंगे। तो खाद सुरक्षा को समझने के लिए 3 शब्द इंपॉर्टेंट है। एक, खाद उपलब्धता है, मतलब देश में कितना उत्पादन हुआ, कितना उपलब्ध है भी खाना। दूसरा, सब लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। और तीसरा, हर व्यक्ति के पास एटलीस्ट इतना धन तो होना ही चाहिए कि वो पौष्टिक खाना खा सके, पौष्टिक खाना खरीद करके खा सके। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब देखिए सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। अब किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा जब ही होगी जब 2-3 पॉइंट पूरे हो जाएंगे। पहला, सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, मतलब अगर 100 करोड़ की आबादी है तो 100 करोड़ खा लेंगे आने वाले पूरे साल में, इतना उपलब्ध हो तो हम कहेंगे हाँ भाई खाद्य सुरक्षा है, फूड सिक्योरिटी है, कोई चिंता वाली नहीं है, मस्त रहो, बिंदास रहो। सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, ठीक है। और सभी लोगों के पास, देश में जितने भी लोग हैं उनके पास क्वालिटी वाला खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो। क्षमता का अर्थ यहां पर क्या है बेटा, कि उनके पास धन हो, उनके पास पैसा हो। तो पैसा है मतलब उनकी क्षमता है कि वो उस चीज को खरीद सकते हैं। तो एक तो पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, भाई सबके पास इतना खाद्य उपलब्ध हो। दूसरा, लोगों के पास एक क्वालिटी वाला अच्छा खाना खरीदने की उनके पास क्या हो, कैपेसिटी हो, पैसा हो। खाद की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो, और खाद की उपलब्धता में मतलब लोगों के पास खाने पीने के सामान में किसी प्रकार कोई बाधा ना हो। ऐसा ना हो कि 10 दिन खा लिया फिर 2 महीने तक उनके पास बेचारा तक खाना ही नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। 1 साल तक तो हमारे पास खूब उत्पादन था, हमने खूब, हमारे पास खाद्य सुरक्षा थी, पर उसके बाद आगे के सालों का पता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, खाद्य उपलब्धता कंटिन्यूटी में रहनी चाहिए। हमें हमेशा पता रहना चाहिए कि इतने ही हमारे पास अभी खाने पीने का सामान है और इतना नहीं है, और नहीं है तो हम आयात करें या हम उत्पादन करें। तो खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है जब सभी लोगों के पास पर्याप्त उपलब्ध हो और सभी के पास खरीदने के पैसे हो और उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। अब बात करते हैं खाद्य सुरक्षा क्यों, ठीक है। व्हाई फूड सिक्योरिटी, हमें फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता क्यों, हमें खाद्य को सुरक्षित करने की आवश्यकता ही क्यों है। समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है। देखिए, निर्धनता वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा,
उसमें जो गरीब वर्ग है उसके लिए तो बेचारे के लिए डेली की बात है कि भाई उसके पास खाना ना हो, कभी मिल जाएगा। सुबह का खा लिया तो शाम का भरोसा नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, शाम का खा लिया तो सुबह का भरोसा नहीं है। तो उन लोगों के लिए तो खाद ना होना एक ही मामूली सी बात है, एक आम सी बात हो जाती है। ठीक है, तो सरकार एक तो ऐसे वर्गों के लिए भी क्या करना चाहती है, खाद सुरक्षित करना चाहती है, मतलब अपने पास स्टोर कर करके सरकार रखना चाहती है, उपलब्धता बढ़ाने चाहती है और इन लोगों तक सरकार पहुंचाना चाहती है कि ये जो खाने पीने का सामान इन लोगों तक पहुंचे। परंतु इन लोगों के साथ साथ एक और बड़ा मोटिव, एक बड़ा ऑब्जेक्टिव सरकार का होता है। वो क्या है कि जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। अब देखिए, कहीं पे भूकंप आ गया, कहीं पे बाढ़ आ गया, कहीं पे सुनामी आ गई, कहीं पे कोई तूफान आ गया, कहीं पे सूखा पड़ गया तो उससे फसलें नहीं उगा पाए, अकाल आ गया। इन सारी कंडीशंस में क्या होता है, वो लोग भी खाद्य असुरक्षित हो जाते हैं जिनके पास अच्छी खासी इनकम होती है, अच्छा खासा पैसा होता है, उनके पास भी क्या हो जाता है, खाने पीने का सामान नहीं होता है। जैसे मैं एक बात कहूं कोरोना की, अब कोरोना से पहले जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छी प्राइवेट जॉब कर रहा है, खूब अच्छा पैसा कमा रहा है, परंतु अब कोरोना में सब कुछ बंद हो गया तो अब उनके पास भी क्या है कि खाने पीने का सामान चौपट हो गया, सब कुछ खत्म सा हो गया। तो अब सरकार ने क्या करा, उन लोगों तक भी पहुंचाने का काम करा कि भाई इनको भी पहुंचाए। तो सरकार क्या है, खाद्य सुरक्षा इसलिए चाहती है, एक तो ये वर्ग तो है ही, इनके लिए तो है, और ऐसी कंडीशंस में भी ये लोगों तक पहुंचा सके। तो आप देखा करो, कभी अगर कहीं सुनामी आती है, कहीं पर बाढ़ आता है तो सरकार क्या करती है, सरकार हेलीकॉप्टर से पैकेट्स भिजवाती है, खाने के पैकेट्स भिजवाएगी और करवाएगी, ये खाना लीजिए, खा लीजिए। ठीक है, तो सरकार पूरी कोशिश करती है उन लोगों तक पहुंचाने की। ये तस्वीर दिखाई है कि जब इंसान गरीब होता है तो वो खाने के लिए कहीं नहीं कहीं जाता है। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। अब कोई आपदा आ गई, आपदा का मतलब क्या है, जैसे कोई बाढ़ आ गई, कोई सुनामी आ गया, कोई भूकंप आ गया, कोई तूफान आ गया, इस समय में जो हमारी खाद्य सुरक्षा है, जो हमारी फूड सिक्योरिटी, वो कैसे प्रभावित हो जाएगी, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखिए। किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। ठीक है, जो हमारे खाद्यान्न की जो कुल उपज है, उपज का मतलब क्या है कि हम कितना उत्पादन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि भाई पहले पिछले साल पूरे एक ईयर में, जैसे मान लीजिए 100 टन, एक अपन छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, 100 टन गेहूं का उत्पादन हुआ, परंतु अब इस साल क्या हुआ कि सूखा आ गया, बारिश ही नहीं हुई, सूखा पड़ गया, फसलें नहीं उग रही है, तो अब उत्पादन कितना है, अब एक साल में 50 टन ही रह गया। पिछले साल 100 टन था, 50 टन हो गया, मतलब आधा हो गया, कम आ गया। तो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण, जैसे कि सूखे के कारण खाद्यान्न की जो कुल उपज है उसमें गिरावट आ जाएगी। या जैसे मान लीजिए बाढ़ आ गई तो बाढ़ में क्या होगा, फसलें की फसलें बह करके पूरी खराब हो जाएगी, ज्यादा पानी चला जाएगा तो उसमें भी क्या हो जाएगा, हमारी उपज कम हो जाएगी। तो अगर किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा आ जाती है तो उससे क्या होगा, जो हमारी उपज है, जो किसान उगा रहा है, वो उपज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति भी पैदा हो जाती है। और अगर ये इस प्रकार की स्थिति, सूखा, बाढ़, अकाल, ये सब लंबे समय तक चले तो भूखमरी की भी स्थिति हो जाएगी कि लोगों को खाने को मिलेगा ही नहीं और वो लोग क्या है, भूख से ही मरते रहेंगे। तो अब खाद्य सुरक्षा आपदा में कैसे प्रभावित हुई, नॉर्मल में हम क्या है ज्यादा उगा रहे थे, पर जैसे ही आपदा हुई तो वो कम होगा। ठीक है, अब कम हो गया तो अब क्या है, जैसे हमने खाद्यान्न सरकार ने गोदामों में सेव करके रखा था, गोदामों में बचा करके रखा था, तो वो भी दिन पर दिन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, खत्म होता जाएगा। और वो भी एक, अगर लंबे समय तक सूखा चलता रहा तो जो सरकारों के पास गोदामों में भी अनाज पड़ा है वो भी एक समय के बाद खत्म हो जाएगा, क्योंकि गोदामों में कहां से आ रहा है, किसान उगा रहा है तभी तो आ रहा है। ऐसा कोई सरकार का पर्सनल खेत थोड़ी, वहां हर किसान के खेत पर से एक जमीन पर से 100 किलो उगता है और वहां पर एक ही उसी जमीन पर 1000 किलो उगता है, ऐसा थोड़ी है। सरकार भी तो किसानों से ही खरीद रही है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जब किसान ही नहीं उगा पा रहा है तो सरकार के गोदाम में कहां से आएंगे, तो गोदाम में से भी एक समय खत्म होता जाएगा और फिर क्या होती है, भूखमरी की स्थिति हो जाती है। परंतु फिर सरकार क्या करती है कि बाहर से आयात कर लेती है। ये तस्वीरें दिखाई है आपको अकाल की। अब बात करते हैं खाद्य असुरक्षित कौन है। ठीक है, कि खाद्य जो खाने पीने का सामान है वो किसको नहीं मिल रहा, कौन है असुरक्षित है, कौन इनसिक्योर है, आइए जानते हैं। पहले हम आर्थिक आधारों पर देखेंगे। आर्थिक पर अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो कौन है, भूमिहीन लोग हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, या तो बिल्कुल ही नहीं है या ना के बराबर है। जैसे पालमपुर गांव वाली आपने कहानी पढ़ी होगी, आपने उसमें देखा होगा कि एक वर्ग है जिसका खूब भूमि है, एक है जिसका बीच की सी भूमि है, और कुछ लोग हैं जो भूमिहीन है, जिनमें मुख्यतः दलित वर्ग के लोग थे जो कि गांव से बाहर रहा करते थे, तो भूमिहीन लोग हैं। अब वो भूमिहीन है तो उनके पास क्या जमीन है नहीं, वो किसी दूसरों की जमीन पे जाकर के मजदूरी करते हैं, इतना ही पैसा उनको दिया जाता है, तो वो आर्थिक रूप से क्या है,
कमजोर है, उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपना पौष्टिक भोजन खरीद सके, मतलब वो सामर्थ्य नहीं है। तो आर्थिक रूप में कौन असुरक्षित है? भूमिहीन जो वर्ग है, जिनके पास जमीनें नहीं है, वो लोग क्या है? असुरक्षित है। इसके अलावा कौन? छोटे मोटे कामगार और भिखारी, निराश्रित भिखारी, या कोई छोटा मोटा काम धंधा कर रहा हो, कोई मजदूर है वो कामगार है, ठीक है, और कोई जैसे जूते बनाने का कोई काम करता है, कोई मजदूरी का काम करता है, ठीक है, ऐसे कामगार हो गए वो, या निराश्रित तथा भिखारी, जिस पर कोई आश्रय ना हो, कहीं उसको शरण ना मिली हो, या कोई भिखारी हो, ऐसे जो लोग होते हैं वो भी क्या होते हैं? उनके असुरक्षित होते हैं, उनके पास भी खाने का कोई फिक्स नहीं होता। कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं, जिनको कम पैसा मिलता है, जिनका वेतन कम हो, और अनियत, ठीक है, मतलब जिनका रेगुलर काम नहीं चलता। जैसे हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था ना, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है, तो जिनकी मौसमी बेरोजगारी रहती है, तो ऐसे जो लोग हैं वो भी क्या रहते हैं? असुरक्षित रहते हैं, उनके पास भी खाने का पर्याप्त भंडार नहीं होता है। दूसरा देखिए, सामाजिक रूप से कौन है? ये सब कि हमने आर्थिक रूप से देखा है, जिनके पास धन की कमी है, मतलब हम कह सकते हैं इन लोगों के पास सामर्थ्य नहीं है। हो सकता है खाद उपलब्ध भी हो सकता है खाद की पहुंच भी हो, पर इनके पास सामर्थ्य नहीं है एक पौष्टिक भोजन खरीदने का। फिर सामाजिक के रूप में बात करें तो सामाजिक में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास खाद असुरक्षित है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जातियों के लोग हैं। अगर आप इनमें देखेंगे तो आर्थिक रूप से ज्यादा गरीब कौन है? इसी वर्ग के लोग, इन्हीं वर्गों के लोग आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं वर्गों के, दूसरे वर्गों के भी हो सकते हैं, पर ज्यादातर जो लोग हैं आपको इन्हीं वर्गों के देखने को मिलेंगे। जैसे कि पालमपुर गांव की कहानी में एक हमने हाइपोथेटिकल, एक काल्पनिक गांव की कहानी पढ़ी थी। उस काल्पनिक गांव की कहानी में भी क्या था कि दिखाया गया था कि जो दलित वर्ग है वो भूमिहीन है और वो गांव के बाहर रहता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती है। अब देखिए सामाजिक रूप में देखिए ये वर्ग पिछड़े हुए हैं, ठीक है, और महिलाएं जो कुपोषण, कुपोषण का मतलब क्या होता है? जिनको सही पोषण नहीं मिल पाता और पोषण की कमी के कारण अनेक बीमारियां शरीर में लग जाती है, इंसान कमजोर ही रह जाता है। तो क्या है? कुपोषण है, हमें अच्छा पोषण नहीं मिल पाया। हमने क्या कहा? पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए, पर वो पौष्टिक भोजन नहीं मिल पाया। किसको नहीं मिल पाता? ज्यादातर महिलाओं को नहीं मिल पाता, ठीक है। तो कुपोषण से अगर कोई ज्यादा प्रभावित है तो वो कौन है? महिला है। तो आर्थिक रूप से देखा, सामाजिक रूप से देखा, अब क्षेत्रीय स्थिति में देखते हैं। क्षेत्रीय का मतलब क्या है? रीजन वाइज, रीजनल हम लोग देख रहे हैं, एरिया में, कि कौन सा एरिया में ज्यादा खाद्य असुरक्षित है और कौन से एरिया में नहीं है। तो कौन से एरिया में ज्यादा असुरक्षित है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पर देखिए, अब एक बात ही समझिएगा, उत्तर प्रदेश का जो इलाका है वो खुद बहुत ज्यादा खाद्य उत्पादन करने वाला है। मैदानी इलाका है, नदियों वाला इलाका है, वहां खुद बहुत ज्यादा अच्छी फसल होती है, परंतु फिर भी वहां पर क्या है? असुरक्षित है। तो क्यों? कौन कौन से इलाके? पूर्वी, दक्षिण पूर्वी हिस्से। अब देखो ये अगर यूपी है ना बेटा, तो कौन से इलाके में ज्यादा बढ़िया फसलें होती है? पश्चिमी इलाके में। हरित क्रांति की भी चर्चा करेंगे, वो पश्चिम, यूपी के पश्चिम में ही बढ़िया फेमस हुई थी। तो अब इसने कौन सा बोला? पूर्वी, दक्षिण पूर्वी, इन इलाकों की बात करी है। बिहार, बिहार का गरीबी में भी बेटा हम बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा लोग वहां पे गरीब है, हमने देखा है, ठीक है। और मतलब बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, ये तो वो राज्य है जिनका भारत की टोटल गरीबी के प्रतिशत से ज्यादा है। मतलब पूरे भारत के जितने गरीब है उतने अगर आप बिहार के देखोगे तो बिहार में ज्यादा परसेंटेज आएगा। ये आपने चैप्टर 3 में पढ़ चुके हो। झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ भाग ये ऐसे हैं जो कि ज्यादा खाद्य असुरक्षित है। यहाँ पे खाने पीने की जो समस्या है वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और क्षेत्रीय रूप से कौन कौन असुरक्षित है वो हमने पता लगा लिया। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। देखिए अब भारत आजाद हो गया। कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। और आजादी के बाद भारत के जो नीति निर्माता है, जिनको पॉलिसियां बनानी थी कि देश के लिए आगे क्या करना है, तो उन्होंने सबसे पहले ये सोचा कि खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी है। आत्मनिर्भरता का मतलब क्या है? कि हमें किसी दूसरे पर निर्भर ना रहना पड़े। आत्म मतलब हमें सेल्फ, खुद पर ही हम लोग निर्भर रहे। हमें किसी से ऐसा ना हो किसी से गेहूं मांगना पड़े, किसी दूसरे देश से चावल मांगना पड़े, ऐसा करना पड़े, नहीं, हम खुद के लिए खुद हो जाए। मतलब हमारे देश में इतना तो उत्पादन होना चाहिए कि कम से कम देश की जनता तो आराम से भरपेट खाना खाए, कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी भूखा ना सोए, इतना हमें उत्पादन करना है। तो 1967-70 तक तो ये समस्या में देखने को मिलती है कि हमें बाहर से सामान मंगवाना पड़ता है, बाहर से खाने पीने की चीजें मंगवानी पड़ती है। हमें खाद्य उत्पादन के लिए किस पे निर्भर? हम अमेरिका पे, हमें अमेरिका से गेहूं मंगवाना पड़ता है। परंतु 1967 और 70 के दौर में क्या होता है? हरित क्रांति होती है। और उस हरित क्रांति के बाद भारत क्या कर लेता है? आत्मनिर्भरता को स्वीकार कर लेता है। भारत आत्मनिर्भर बन जाता है। हरित क्रांति क्या होती है चैप्टर 1 में भी पढ़ा है और अभी भी थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूंगा। तो खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना यह भारत का हमेशा से लक्ष्य रहा है और भारत ने इस लक्ष्य को
पूरा भी करा है। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। तो भारत ने एक नई रणनीति अपनाई, ठीक है, एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई, और उस नई स्ट्रेटेजी का रिजल्ट क्या था? परिणति का मतलब उसका आउटकम, उसका रिजल्ट क्या था? हरित क्रांति। यह हरित क्रांति क्या है? इस हरित क्रांति में यह कहा गया कि जो तरीके हम पहले अपनाते थे खेतीबाड़ी करने के लिए, अब उन तरीकों को हटा करके हमें आधुनिक तरीके अपनाने। अब हमें आधुनिक तरीके अपनाने। अब यहां पर जो बीज भी लेकर के आए गए, कौन से बीज लेकर के आए गए? HYV सीड्स लेकर के गए, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स लेकर के आए गए। उच्च पैदावार वाले जो बीज हैं वो बीज यहां पर आए, जिससे क्या हुआ कि ज्यादा उत्पादन होता था। यहां पर फिर जो फर्टिलाइजर है, या मैं कहूं उर्वरक जिसे हम कहते हैं, वो उर्वरक यहाँ पर आए। फर्टिलाइजर से अब आप खाद कहते हो, जैसे पहले तो क्या होता है, जैसे गाय का गोबर मिट्टी में मिला दिया तो वो अच्छा था, ठीक है, ऐसे इनसे। पर अब यहाँ पे क्या हुआ, जो खाद जो डालते हैं मिट्टी में मिलाते हैं, वो वाला जो फर्टिलाइजर है वो केमिकल आने लगे। उसके अलावा कीटनाशक, अगर कोई पेड़ पौधे पे कीट लग जाए, कोई जानवर लग जाए, तो उसको हटाने के लिए अब क्या है, जो केमिकल वाले कीटनाशक है वो आने लगे। पहले तो क्या था, नीम का पानी बनाया, नीम के पत्तों को पानी में भिगोया और उससे पूरे में सारे जगह कर दिया, वो ठीक हो जाता था। तो अब हम हर चीज आधुनिक, अब हमें सिंचाई के लिए ज्यादा पानी चाहिए था, अब हम लोग ट्रैक्टर का यूज करने लगे थे। तो इस प्रकार से सरकार ने क्या करा, हरित क्रांति लेकर के आकर के इसमें उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ गया। और खास करके कहां पर बढ़ा, गेहूं और चावल का बढ़ा। और कौन से एरियाज में बढ़ा? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में यह बहुत ज्यादा बढ़ता है। परंतु इनका कुछ नुकसान भी रहे हरित क्रांति के। हरित क्रांति के नुकसानों में यह देखा जाता है कि जमीन जो है, उसकी भूमि की जो क्वालिटी है वो खराब हो जाती है। देखते हैं जो भूमिगत जल होता है वो कम होता जाता है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि ये जो केमिकल्स हम लोग यूज कर रहे हैं उसका बॉडी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। और वापस से सरकार अब कोशिश कर रही है कि हम फिर से जो हमारे पहले के तरीके थे उन्हीं तरीकों के हिसाब से करें। परंतु यहाँ पे सबसे पहले उस समय जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो ये था कि आत्मनिर्भरता लेकर के आना। अपना एटलीस्ट इतना भोजन भारत के पास होना चाहिए कि उसकी पूरी भारत की जनता 2 वक्त का खाना आराम से खा सके, वो आत्मनिर्भर बन पाए। इसके लिए हरित क्रांति आई और हरित क्रांति भारत में सफल हुई और उसके बाद हमने अमेरिका से गेहूं लेना बंद कर दिया। चलिए तो बढ़िए, अब आगे अब बात करते हैं भारत में खाद्य सुरक्षा की, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, कि भाई भारत में क्या हालात है, ठीक है। अभी तक तो हमने पढ़ लिया कि भाई फूड सिक्योरिटी होती क्या है, फूड सिक्योरिटी की जरूरत क्या है। उसके बाद हमने ये भी देख लिया कि भारत में कौन कौन से ऐसे वर्ग या ऐसे कौन कौन से समुदाय हैं जिनको खाद्य रूप से असुरक्षित है, फूड उनको नहीं मिल पाता है, कम मिल पाता है, वो सब चर्चा कर ली। पर अब भारत में क्या व्यवस्था है, भारत में क्या खाद्य सुरक्षा को लेकर के है वो देखिए। सरकार द्वारा सावधानी पूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद अथवा किसी अन्य कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। तो भारत सरकार ने बड़े सावधानी पूर्वक तरीके से एक रणनीति सी तैयार करी है, एक पूरा सिस्टम सा तैयार करा है, खाद्य सुरक्षा व्यवस्था तैयार करी है, जिसमें चाहे किसी खराब मौसम स्थितियों के कारण, चाहे बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, या और कोई कारण होगा जैसे कोरोना जैसे कारण हो गए, कुछ भी हो जाए, फिर भी भारत के पास अनाज की उपलब्धता रहती है, अनाज उपलब्ध रहता है भारत के पास। यह भारत की सरकार की गजब की रणनीतियों की देन है। इसमें हम 2 चीजें पढ़ेंगे। इस व्यवस्था के 2 घटक है, एक है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। एक है बफर स्टॉक और दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब आइए एक एक को समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं बफर स्टॉक की। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बफर स्टॉक का सीधा सा अर्थ यह है गेहूं अनाजों को इकट्ठा करने की प्रक्रिया है, और जो इकट्ठा करा है उसको बांटने की प्रक्रिया को हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली कह देते हैं। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इस चीज को समझिएगा। देखिए एक्चुअल में होता क्या है कि जो सरकार है, अभी मैंने आपको क्या कहा था कि सरकार के जो गोदाम है उन गोदामों में गेहूं इकट्ठा होता है। उन गोदामों का नाम क्या है, कहां पर इकट्ठा होता है, तो उसको शॉर्ट में कहा जाता है FCI बेटा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। ये केंद्र सरकार का एक आप कह सकते हैं डिपार्टमेंट है, केंद्र सरकार का एक विभाग है। यहाँ पे केंद्र सरकार के कर्मचारी काम करते हैं और इनका मुख्यतः काम क्या है कि अनाज को, खाद्य को उपलब्ध रखना हमेशा। तो खाद्य फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम, ये संस्था है। ये सरकार के आधार पर, क्योंकि सरकार के कर्मचारी है, तो ये सरकार के आधार पर क्या करती है, जो किसान है उनसे
सामान खरीद लेती है, जैसे जो भी अनाज है वो खरीद लिया, सरकार पहले तय कर देती है साहब इस बार जो गेहूं है वो 30 रुपए किलो में खरीदा जाएगा किसानों से, इस बार जो गेहूं है 25 रुपए में खरीदा जाएगा किसानों से। सरकार जो पहले से तय कर देती है उसी कीमत पर ये लोग किसानों से जाकर के गेहूं या अनाज जो भी हो वो खरीद करके लेकर के आ जाते हैं। जैसे आदेश होता है कि भाई 100 किलो खरीदना है, 1000 टन खरीदना है, अलग अलग एरियाज में अलग अलग रूप से वो खरीद लेते हैं। अब खरीद करके क्या करते हैं, जो ये एफसीआई के जो गोदाम में बड़े बड़े गोदाम बने हुए रहते हैं, और वो बड़े बड़े गोदामों में क्या कर दिया जाता है, वहां ले जाकर के इकट्ठा कर दिया जाता है, वहां ले जाकर के रख दिया जाता है। ठीक है, अब वहां ले जाकर के रख देंगे, फिर उसके बाद की जो प्रक्रिया है वो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आती है। तो बफर स्टॉक का सीधा सा अर्थ बस इतना सा है कि सबसे पहले जो सरकार है, अब सरकार यहाँ पे क्या है, एफसीआई, क्योंकि वो सरकार का ही डिपार्टमेंट है, सरकार का ही विभाग है, तो एफसीआई के जो लोग हैं ये क्या करते हैं, किसानों से गेहूं अनाज खरीद लेते हैं जो उन रेट पे जो सरकार तय करती है, और फिर उनको ले जाकर के गोदामों में इकट्ठा कर लेते हैं। ये स्टॉक है, ये बफर स्टॉक है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। तो बफर स्टॉक क्या है, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से, ठीक है, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा, ठीक है, तो सरकार की तरफ से कौन है, भारतीय खाद्य निगम है, ये क्या कर लेता है, अनाज, गेहूं और चावल का भंडार करता है। तो बफर स्टॉक क्या है कि भारतीय खाद्य निगम द्वारा, मतलब सरकार के द्वारा गेहूं, अनाज और चावल का भंडार करना बफर स्टॉक कहलाता है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। भारतीय जो खाद्य निगम है, एफसीआई है, फूड कॉर्पोरेशन जो ऑफ इंडिया जो है, वो अधिशेष उत्पादन का मतलब है जो सरप्लस प्रोडक्शन करते हैं। जिन राज्यों में उत्पादन ज्यादा होता है, जिन राज्यों में उत्पादन ज्यादा होता है उन राज्यों के किसानों से क्या है, भारतीय खाद्य निगम वाले क्या है, गेहूं और चावल खरीद लेते हैं। ठीक है, कि भाई यूपी में ज्यादा हुआ तो यूपी वालों से खरीद लिया, राजस्थान में ज्यादा हुआ राजस्थान वालों से खरीद लिया, पंजाब हरियाणा में ज्यादा हुआ तो पंजाब हरियाणा वालों से खरीद लिया। तो इनसे क्या है, गेहूं और चावल खरीद करके अपने गोदाम में रख लेते हैं। न्यूनतम समर्थित कीमत, ठीक है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जिसको कहा जाता है, एमएसपी इसको कहा जाएगा। किसानों को उनकी फसल के लिए पहले से घोषित कीमतें दी जाती है। तो सरकार पहले ही अनाउंसमेंट कर देती है, सरकार पहले ही कह देगी कि हाँ साहब इतना हम इस रेट पर इस बार किसानों से खरीदेंगे, इस बार हम इस रेट पर किसानों से खरीदेंगे, इतनी कीमत पे खरीदेंगे। तो न्यूनतम समर्थित मतलब सरकार इतना कम से कम इतना सपोर्ट करेगी, इतनी कम से कम इस रेट पे सरकार खरीदेगी ही खरीदेगी। तो उस रेट पे सरकार खरीद लेती है, मतलब एफसीआई खरीद लेता है और फिर गोदामों में रख देता है। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों बना रहे हो बफर स्टॉक? क्यों इतना अनाज और इतना सब कुछ आप ले जाकर के इकट्ठा कर रहे हो? क्या आवश्यकता है इसकी इकट्ठा करने की? तो आइए जानते हैं, आवश्यकता भी पता चल जाएगी आप लोगों को। ऐसी कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। तो ऐसे कमी वाले क्षेत्रों में अभी हमने क्या पढ़ा, सरकार कहां से खरीदती है? अधिशेष वाले राज्यों से, जहां एक्स्ट्रा होता है, मतलब बाकी दूसरी जगह पे कम होगा, तो कम होगा तो उन क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए, उन एरियाज में पहुंचाने के लिए। क्योंकि अभी हमने देखा जो क्षेत्रीय है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, इन इलाकों में अगर कम है तो वहां पर पहुंचाने के लिए, तो कम क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों तक, समाज के गरीब वर्गों तक बाजार कीमत से कम कीमत पे, मतलब अगर बाजार में वो इतने में मिल रहा है तो सरकार उसे इतनी कम कीमत पर ही क्या कर देगी, इन लोगों को देगी। क्यों? क्योंकि सरकार क्या चाहती है कि सब खाना खाए, कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी भूखा ना सोए। तो सरकार गरीब वर्गों को उन क्षेत्रों को जहां पर कम उत्पादन हो रहा है उन क्षेत्रों में वितरण करने के लिए इकट्ठा करती है। अनाज के वितरण के लिए ये इकट्ठा किया जाता है। इस कीमत को निर्गत कीमत भी कहते हैं, निर्गम कीमत भी कहते हैं। कौन सी कीमत कहते हैं? निर्गम कीमत। कौन सी कीमत को निर्गम कीमत कहा जाता है? कि जो गरीब वर्गों को बाजार कीमत से कम कीमत पर बेचा जा रहा है उस कीमत को क्या कहा जाएगा? निर्गम कीमत कहा जाएगा। तो अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाता है कि बफर स्टॉक क्यों बनाया जाता है, तो जिन एरियाज में कमी है खाद्यान्न की उन एरियाज को देने के लिए, गरीब वर्गों को, पिछड़े वर्गों को सरकार देने के लिए, कम बाजार से कम रेट पर देने के लिए इनको स्टोर करती है, और जिस कम रेट पर देती है उसको हम निर्गम कीमत कहते हैं। अब बात करते हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये आप याद रखिएगा बेटा, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या पीडीएस। हम यहां पर क्लास 9th की जो इकोनॉमिक्स है
वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के साथ खत्म कर रहे हैं, ठीक है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ खत्म कर रहे हैं, और कक्षा 10 की जो इकोनॉमिक्स होगी, जो कक्षा 10 की अर्थशास्त्र होगी, वो हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ शुरू करेंगे, ठीक है। एक चैप्टर आएगा कक्षा 10 में, पहला ही विकास, उसमें पढ़ाएंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली। तो वहां पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, बस एक वर्ड ही दिया, उस एक वर्ड को इतना ही समझाऊंगा जितना मैं अभी समझा रहा हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप कक्षा 10 में ही इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, 9 में पढ़ लेंगे, तो कक्षा 10 में आपको ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या जिसको शॉर्ट में पीडीएस कहा गया है, या सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इसका तात्पर्य क्या है, इसका मतलब क्या है? अब देखिए, बफर स्टॉक के तहत सरकार ने क्या करा, खरीद लिया, ठीक है, खरीद करके गोदामों में रख लिया। सरकार ने गोदामों में क्यों रखा? क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको निर्गम कीमतों पर देने के लिए सरकार ने खरीदा है। तो अब ये जो लोगों तक देना, उनको पहुंचाने की जो व्यवस्था है, उसी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है। तो यहां पे क्या होता है कि जो अनाज है, वो अनाज किसके पास है? एफसीआई के पास है। अब ये एफसीआई के द्वारा सरकार क्या करती है कि हर गांव में, हर एरिया में, हर जगह राशन की दुकानें खुलवाती है। क्या खुलवाती है? राशन की दुकानें खुलवाती है। आपने देखा होगा राशन की दुकान, ठीक है ना, राशन की दुकान। और इन राशन की दुकानों पर क्या है, ये अनाज, ये गेहूं पहुंचा दिया जाता है। और फिर इन राशन की दुकानों पर क्या होता है, गरीब वर्ग के जो लोग होते हैं, गरीब तबके के जो लोग होते हैं, उन लोगों को सस्ते में अनाज दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? सस्ते में अनाज दिया जाता है, कम पैसे में। मतलब जैसे मान लीजिए 5 रुपए किलो में गेहूं दे देंगे, 2 रुपए किलो में चावल दे दिया, इस प्रकार से देते हैं। परंतु एक लिमिट होती है कि भाई आप इतना ही सामान 1 महीने का खरीद सकते हो। जैसे मान लो एक व्यक्ति पर सिर्फ और सिर्फ 3 किलो ही गेहूं ले सकते हो। आपके घर में कितने मेंबर है? 5 मेंबर है, तो 15 किलो गेहूं आप ले जाओ, इससे ज्यादा आप नहीं लेकर के जाओगे। एक लिमिट के अंदर अंदर ही वहां पर खरीद सकते हैं। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? वह प्रणाली है जिसके तहत बफर स्टॉक में इकट्ठा करा हुआ सामान गरीबों तक बेचा जाता है या गरीबों तक पहुंचाया जाता है। कैसे पहुंचाया जाएगा? राशन की दुकानों के द्वारा या राशन शॉप के द्वारा पहुंचाया जाएगा। इनको कम कीमत वाली, उचित कीमत वाली दुकान भी कहा जाता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों को वितरित करती है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त जो एक्स्ट्रा अनाज था, जो राज्यों के पास सरप्लस था, जो एक्स्ट्रा अनाज था, वो भारतीय खाद्य निगम ने ले लिया था। अब वो सरकार विनियमित राशन, विनियमित का मतलब क्या होता है बेटा? रेगुलेटेड, जिनको सरकार चला रही हो राशन दुकानों को, ठीक है ना, ये राशन की दुकानें सरकारें की हैं, सरकार चला रही है। तो ऐसी राशन की दुकानें जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हो, उनके माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित कर देती है। तो वह राशन की दुकानें खुलवा दी कि साहब ये इस कॉलोनी की ये वाली राशन की दुकान, इस एरिया में 2 राशन की दुकानें, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। और फिर क्या होता है? राशन कार्ड होता है हमारा, और उस राशन कार्ड पे अगर हम गरीब वर्ग से आते हैं, हम बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, मतलब हमने निर्धनता वाला चैप्टर पढ़ा है जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन, हम अगर निर्धनता रेखा से नीचे हैं, अगर उस कैटेगरी में अगर हम लोग आते हैं, तो उस पर लिख दिया जाएगा ये वाली राशन दुकान है, इस वाली राशन दुकान पर आप अपना सामान खरीद सकते हैं। तो उस राशन दुकान पर जाकर के वो गरीब व्यक्ति अपना राशन खरीद लेता है, परंतु एक सीमा के अंदर अंदर, एक टाइम, एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, चीनी, खाद्यान्न और खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है, इन्हें उचित दर वाली दुकान भी कहा जाता है। ये देखिए, कोरोना के बाद एमसीक्यू का दौर चल गया बेटा, एमसीक्यू बहुत आने लगे हैं। तो एमसीक्यूज में ऐसा सवाल पूछ लिया जा सकता है, उचित दर वाली दुकान किसको कहा जाता है? तो वो ऑप्शन में राशन दुकान देगा, वो करेक्ट होगा, और राशन दुकान ना दे तो फिर वो डी जो होगा कि इनमें से कोई सा नहीं, वो अपना सही होगा। अब राशन की दुकानों पे क्या होता है? चीनी होती है, खाने पीने का सामान होता है, और मिट्टी का तेल भी होता है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनके घर में जनरली चूल्हे होते हैं, तो चूल्हों को जलाने के लिए मिट्टी का तेल भी मिल जाता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। तो ये सब जितना बाजार कीमत पर है, उससे बहुत कम कीमत पर, कम नहीं बेटा, मैं बहुत कम कीमत बता रहा हूं आपको, बहुत कम कीमत पर बेचा जाता है। और इस कीमत को क्या कहा जाता है? कौन सी कीमतें हैं ये? निर्गम कीमत इनको कहा जाता है। राशन कार्ड रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक अनुबंधित मात्रा खरीद सकता है, और जिस भी व्यक्ति के पास राशन कार्ड हो, परंतु वो राशन कार्ड कौन सा वाला होना चाहिए? बीपीएल वाला होना चाहिए, एपीएल वाला नहीं होना चाहिए। निर्धनता रेखा से नीचे वाला राशन कार्ड होना चाहिए, निर्धनता रेखा से ऊपर वाला नहीं। मतलब जो सामर्थ्य लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन लोगों को वो राशन नहीं मिलेगा, वो सिर्फ गरीब वर्गों के लिए ही है। तो जिन भी परिवारों के पास गरीबी वाला राशन कार्ड हो, वो प्रति माह, मतलब हर महीने, इनकी एक अनुबंधित मात्रा, मतलब एक फिक्स मात्रा है कि भाई इतनी मात्रा आप खरीद सकते हो, आप खरीद लीजिए। एक व्यक्ति को 2 किलो चावल देंगे, कितने व्यक्ति हो? 5 जन हो परिवार में, तो 10 किलो चावल ले जाओ। ऐसे फिक्स वहां पर होता है, वो फिक्स बांट दिया जाता है।
खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। ठीक है, तो खाद को वितरण करने के लिए और खाद सब तक पहुंचे, इसके चक्कर में सरकार ने 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम सरकार ने चलाए। सबसे पहला है सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस जिसको कहा जाता है, जो पहले से ही था लेकिन उसे और मजबूत किया गया है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली काफी समय से चल रहा है। पीडीएस वाला जो सिस्टम है बहुत बेहतरीन सिस्टम है और इसको सरकार ने और मजबूत करने की कोशिश करी और बेहतर इसको बनाने की सरकार ने कोशिश करी है। फिर दूसरा एकीकृत बाल विकास सेवाएं, जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू करी गई थी। तो कौन सी? एकीकृत बाल विकास सेवाएं, मतलब बच्चों के विकास के रिगार्डिंग है ये, तो 1975 में शुरू करी गई। उसके बाद है काम के बदले अनाज, काम करके जाओ और अनाज लेकर के जाओ, क्योंकि देखो हम पैसा क्यों कमा रहे हैं? रोटी खाने के लिए, ठीक है भाई, पेट भरना है, अच्छा खा सके, और इसलिए सरकार ने बोला आप काम करके जाओ, उसके बदले सरकार ही आपको क्या कर देगी? अनाज दे देगी। ये कब चलाई गई? 1977-78 में इसको प्रारंभ करा गया था, इसको शुरू करा गया था। तो ये 3 मुख्य योजनाएं सरकार ने चलाई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, एकीकृत बाल विकास सेवाएं और काम के बदले अनाज। अनेक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पीएपी चल रहे हैं जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में। तो सरकार के द्वारा बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जो गरीबी उन्मूलन है, मतलब गरीबी को दूर करने के लिए। ठीक है, तो हमने देखा भी था कि जो निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार बहुत से कार्यक्रम चलाती है। तो गरीबी उन्मूलन के बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे हैं। जैसे कि रोजगार के हिसाब से देखें तो नरेगा, या जिसे बाद में मनरेगा कर दिया गया महात्मा गांधी जी के नाम पर, तो नरेगा मनरेगा वो चलाए जा रहे हैं। सरकार रोजगार देने के लिए बहुत से कार्यक्रम सरकार चला रही है। तो गरीबी उन्मूलन या गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के बहुत से कार्यक्रम भारत में चल रहे हैं। विशेष करके कहां चल रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में सरकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। सरकार के और भी कार्यक्रम अगर आप देखेंगे, जैसे आप अंत्योदय देखिएगा, ठीक है, या सरकार और काफी अलग अलग, जब सरकारें बदलती है तो अलग अलग स्कीमें चलाती है, अलग अलग चलाती है, अलग अलग योजनाएं लेकर के आती हैं और गरीब लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश करती है। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद भी है, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन आदि विशेष रूप से खाद की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम है। तो ये जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, इसमें सरकार का एक मुख्य उद्देश्य, मुख्य जो घटक है जिन पर सरकार ने ध्यान दिया है वो खाद भी है, कि मतलब उनको खाना भी मिलना चाहिए। अब एक बात देखिए, यहाँ पे जो योजना चली, काम के बदले अनाज, रोजगार भी मिल रहा है और उसके में मुख्यतः अनाज की बात करी गई। क्यों? क्योंकि सरकार का हर योजना में मुख्य जो है वो है खाना। सरकारें ये चाहती हैं कि हर व्यक्ति को खाना मिले। अभी देखिएगा कुछ पिछले सालों में आप देखेंगे काफी राज्यों में क्या हो गया है कि 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाते हैं, 8 रुपए में भरपेट खाना खिलाते हैं। जैसे मैं आपको राजस्थान की बताता हूँ, राजस्थान में पहले सीएम थी श्रीमती वसुंधरा राजे जी, तो उन्होंने मतलब ऐसे जो वेन आती है ना, उन वेन पे क्या है चलाया था कि सुबह 5 रुपए में अच्छा नाश्ता देते थे, सच में बहुत बेहतर देते थे, और दोपहर में और रात को 8 रुपए का खाना देते थे, बहुत अच्छा था। ठीक है, सच में अच्छा मिलता था और अच्छा खाते थे, मतलब बहुत अच्छा, सभी खाते थे। फिर भाई जैसे मान लो कोई आज काम कर रहा है वहाँ पे, किसी को खाना नहीं लेकर गया, वो वहाँ खा के आ जाएगा, बहुत अच्छा खाना मिलता था। फिर उसके बाद राजस्थान में क्या हुआ, अशोक गहलोत जी की सरकार आई। ठीक है, वसुंधरा राजे जी बीजेपी की थी, अशोक गहलोत जी कांग्रेस के थे। तो फिर अशोक गहलोत जी ने क्या करा, उस योजना में थोड़ा सा बदलाव करा, उस योजना को और बेहतर बना दिया, और उन्होंने क्या कर दिया, एक एक जगह फिक्स कर दी। जैसे मान लीजिए एक जगह सरकार ने, एक कमरा है वहां पे सरकार ने ले लिया, अब वहां पे बढ़िया यूं टेबल लगी हुई है, आप वहां जाओगे, आपकी फोटो खींचेंगे, 8 रुपए की आपकी टिकट कटेगी, और आपको बाकायदा स्टील की प्लेट में 5-6 चपाती, 2 सब्जी, अचार देकर के बिठा करके खिलाएंगे। इससे क्या है, अब 2 वक्त आप खाना खा सकते हो, सुबह और शाम 2 वक्त आराम से खाना खाओ। तो कितना अच्छा सिस्टम, मतलब लोगों को खाना मिलना, ये सरकार का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। तो अब वहां पे गरीब भी चला जाता है, अमीर भी चला जाता है, जिसको भूख लगती है वही चला जाता है, और बहुत अच्छा खाना देते हैं। तो खाद हमेशा से सरकार का एक मुख्य घटक रहा है, जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी है, दोपहर का भोजन आदि ये विशेष रूप से रहे हैं। अब दोष की बात कर लेते हैं। जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, इसमें क्या दोष है, क्या कमी है? हर व्यवस्था में कुछ कमियां या कुछ अच्छाइयां होती हैं। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भूखमरी की घटनाएं हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है कि अनाजों के जो भंडार हैं वो ठसाठस भरे हुए हैं, बिल्कुल खूब अनाज के भंडार भरे हुए हैं, फिर भूखमरी क्यों हो रही है? ठीक है, मैं आपको एक थोड़ा सा और बताता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है, सरकार की तरफ से जो एफसीआई के गोदाम है वो अच्छा अनाज खरीदते हैं, नो डाउट, बिल्कुल प्योर क्वालिटी का खरीदते हैं, परंतु क्या होता है जब ये यहाँ से पहुंचाते हैं कि भाई ये इन फला फला राशनों की दुकानों पे या फला फला उस सेंटर पे पहुंचा देना, तो ये क्या करते हैं, जो ट्रक वाले होते हैं ना, वो क्या करते हैं, बीच ही रास्ते में उसको मोड़ देते हैं। जो दुकानदार होते हैं, जो पर्सनल जो दुकानदार है, उन लोगों के पास वो अच्छा वाला गेहूं पहुंचा देते हैं और वहां से खराब गेहूं उठा करके राशनों की दुकानों पे पहुंचा देते हैं। और हम क्या सोचते हैं, देखो सरकार हमारे पास कितना खराब भेज रही, पर सरकार नहीं, थोड़ी सी बीच में क्या कहीं ना कहीं चीटिंग हो जाती है, थोड़ा सा सिस्टम ऐसा है कि वो लोग खराब कर देते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना कि सारी जगह ऐसा कभी हो जाता है। ठीक है, तो क्या है, वो खराब राशन भी काफी जगह पहुंच जाता है।
कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं, तो अब जो अनाज ठसा भरा पड़ा है तो उसमें कहीं पर तो अनाज सड़ रहा है, खराब हो रहा है, और कहीं पर चूहे अनाज खा रहे हैं। विशाल खाद्य स्टॉक का भंडारण बर्बादी और अनाज की गुणवत्ता में ह्रास के अतिरिक्त उच्च रखरखाव लागत के लिए भी जिम्मेदार है। तो जब ज्यादा हम स्टॉक करके रखते हैं तो क्या भंडारण बर्बाद भी होता है और अनाज की जो क्वालिटी है उसमें भी गिरावट आती है। भाई आप अनाज को रखे रखोगे देखोगे नहीं साल 2 साल तक तो खराब ही होगा, और इसके साथ साथ क्या उच्च रखरखाव की लागत भी लगती है। अब सरकार को उस अनाज को संभाल करके रखना पड़ता है, तो संभाल के रखने के लिए खर्चा भी लगता है, लागत भी लगती है। बड़े बड़े सरकार ने भंडारण बना रखे हैं, ऐसी सरकार कोशिश करती है कि अनाज लंबे समय तक खराब ना हो, तो उसके लिए कुछ ऐसा करना, तो खूब सरकार का खर्चा भी हो जाता है। पीडीएस डीलर अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज को खुले बाजार में बेचना, राशन दुकानों में घटिया अनाज बेचना, दुकान कभी कभार खोलना, ये काम भी करते हैं। मतलब जो राशन दुकान के जो डीलर हैं वो लोग क्या कर देते हैं, जो अच्छा अनाज सरकार की तरफ से आता है उसको खुले में बेच देंगे, और खराब अनाज ये जो गरीब वर्ग के लोग हैं इनको दे देते हैं, घटिया अनाज बेच देते हैं। इसके अलावा दुकान भी कभी कभार खोलते हैं, जो कभी कभार खोलोगे तो चलो गरीब व्यक्ति अनाज लेने जाएगा कहाँ से वो गेहूं खरीदेगा, कहाँ से वो चावल खरीदेगा। राशन दुकानों में घटिया किस्म के अनाज का पड़ा रहना आम बात है, जो बिक नहीं पाता, ये एक बड़ी समस्या साबित हो रही है। और कभी कभार क्या होता है, जो राशन की दुकानों में जो घटिया किस्म का अनाज रहता है वो पड़ा रहता है, वो बिक नहीं पाता, तो ये भी एक क्या है, आम समस्या देखने को मिल रही है, एक बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं योजनाएं और उनका आरंभ वर्ष और कब उसको लागू करा गया, कितना फायदा हुआ, सब कुछ। सबसे पहले सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992, ठीक है, 1992 तक चली है, सार्वजनिक सबके लिए है, ठीक है। और इसमें गेहूं कितना 2.34 2 रुपए में, और चावल भी 2 रुपए के करीब 3 रुपए में। फिर उसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली में और सुधार करा गया 1992 में। पिछड़े ब्लॉक जो गरीब तबके हैं उन्हीं को देने की बात हुई। 20 किलो खाद्यान्न कि भाई 20 किलो खाद्यान्न आप महीने का खरीद सकते हो, और इतने में गेहूं इतने में चावल। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये कुछ लोगों को टारगेट करके चलाई गई 1997 से, पर चालू कब हुई, 2000 में हुई। निर्धन और गैर निर्धन बीपीएल और एपीएल की गरीब और कौन से जो नहीं है उनको 35 किलो देने की बात हुई। और बीपीएल के जो लोग हैं, जो गरीब है, उनको 4.25 रुपए में, चावल 5 रुपए में, और जो अमीर आदमी है उसको गेहूं 6 रुपए में और चावल 8 रुपए में। अंत्योदय अन्न योजना कब चलाई गई, 2000 में चलाई गई। निर्धनों में सबसे निर्धन, गरीबों में भी सबसे गरीब। अंत्योदय का मतलब ये होता है जो सबसे लास्ट हो, सबसे आखिरी हो। गरीबों में भी जो सबसे गरीब हो, 35 किलो देने की बात हुई है, गेहूं 2 रुपए, चावल 3 रुपए। अन्नपूर्णा योजना, जब अभी मैंने आपको बताई थी ना कि राजस्थान में वसुंधरा राजे जी ने चलाया था, 5 रुपए में नाश्ता और 8 रुपए में, उसका नाम अन्नपूर्ण योजना ही रखा था, ठीक है। वो तो अभी 14-15 में चली थी, तो दूसरी योजना की बात है यहाँ पे। तो अन्नपूर्णा योजना 2000, दीन वरिष्ठ नागरिक 10 किलो खाद्यान्न निःशुल्क, ठीक है। जो दीन वरिष्ठ, जो बहुत गरीब वरिष्ठ बुजुर्ग हो, उन लोगों के लिए है 10 किलो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2013 योग्य परिवार 5 किलो प्रति माह, गेहूं 2 रुपये, चावल 3 रुपये, अनाज 1 रुपये, इस प्रकार से सरकार दे रही है। और इसी के साथ जो हमारा ये चैप्टर है वो चैप्टर भी पूरा कंप्लीट होता है, इसका वन शॉट पूरा कंप्लीट होता है। आपको कोई डाउट हो, कुछ परेशानी हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको आज का वन शॉट कैसा लगा। और मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मिलेंगे एक और ऐसे शानदार जबरदस्त जिंदाबाद वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।